क्या क्या हुआ एक सप्ताह में इधर सबका? क्या क्या किए तुम लोग? हौसला कितना बढ़ाई बताओ, हौसला कितना बढ़ा है अपना? एक सप्ताह में कितना एनर्जी लेवल अप हुआ है? बेंच पर अप हो रहा है एनर्जी लेवल? सेकेंड लास्ट एनर्जी लेवल बढ़ रहा है? सेकेंड बेंच बढ़ रहा है एनर्जी लेवल? आवाज में दिखना चाहिए, ऐसे बोलने से नहीं होगा। जैसे एक विद्यार्थी है ऑनलाइन में, इस उसको ऑनलाइन में नहीं जुड़ता है, क्लास में तो जुड़ता है इसमें। अकेंद्र कुमार एक विद्यार्थी, एक लड़की है, बोलती है कि सर एक बात पूछें। ठीक है ना, तो बोले एक नहीं दो बात पूछो, ठीक है ना। सबको लगा होगा सब तो मजाक किए, लगेगा ना। और थोड़ी देर के बाद हमने उसको समझाया उसी चीज़ को। तुम विद्यार्थी हो, तुम एक बात पूछे, ऐसे बोलोगे तो लगता है हाँ कोई बच्चा बात कर रहा है, अच्छा लगता है ना। तो घर में परिवार में कोई इस तरह से बात कर रहा है अच्छा लगता ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब फॉर्मल गॉसिपिंग जहाँ हो रही है, फॉर्मल कन्वर्सेशन जहाँ हो रहा है, इंटरव्यू में, कोई मीटिंग में, है ना, ऑफिस में, वहाँ पर हम लोग इस तरह से बात नहीं करेंगे, ठीक। तो उस तरह से बात नहीं करना है। तो अभी हमारी आदत उस तरह से होनी चाहिए कि हम बातें कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि एनर्जी लेवल, तो ऐसे हमें खुद पर नहीं बोलो, ठीक है ना। वो सीखना है, इसको लाइटली नहीं लेना है, ये छोटी बात नहीं है, क्लियर है? सुना रहा है ना, समझना है चीज़ को। तुम लोग का इधर एनर्जी लेवल कहाँ बढ़िया रहता है? बाहर में तो ठीक रहता है, क्लास में तो सब बोल जाता है। ऐसा क्यों? इंटरव्यू जाके क्या होगा? इंटरव्यू में जाकर क्या होगा? मैनेज कर लेंगे। बाहर में ठीक रहता है, इंटरव्यू को मैनेज कर लेगा। देखो कॉन्फिडेंस लेवल लंबे अंतराल के बाद क्लास ज्वाइन किया, 12 साल हो गया क्लास में। क्या दिक्कत है? इंटरव्यू गए हुए कितना दिन हुआ है? इंटरव्यू में तो कभी जब नहीं किया। तो फिर क्या होगा? एक अपॉर्चुनिटी है, 10-12 साल के बाद क्लास ज्वाइन करने का मौका मिला है, इंटरव्यू देने का मौका मिला है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव वे में लेना है, मेहनत करना है और फाइनली पास करना है। और पास करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत टेंशन नहीं लेना है, तनाव में नहीं रहना है। अपने आप को एकदम सरल बनाओ, सिंपल बनाओ, इजी वे में रहो, सोच का एक ऑप्टिमम लेवल होता है, उस लेवल पे लाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना है इधर, ठीक है सर, आइए सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है बात लगता है कि घर में बात कर क्या हो रहा है? नहीं उसको चल रहे, लाइट जल रहे, तो लगता है हमको इशारा कर रहा है कि सर फिल्म देखने। उस बेंच पर हमारा चेंज हुआ, बैठने उठने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल चेंज नहीं हुआ है। कैसा बैठे? सही है। इसको ऐसे करके ऐसे पीछे से टच करो इसको, ठीक है ना। और सीधा ऐसे रखना है, स्पाइन एकदम सीधा, सभी लोगों को रखना है, ठीक है। तुम लोग, ठीक है। अब तुम लोगों का काम है, रोड पे रहना है, चेक पोस्ट पर रहना है। तो चेक पोस्ट पर रहने वाला व्यक्ति चुस्त दुरुस्त अगर नहीं रहेगा तो तुमको इज्जत नहीं करेगा लोग, समझ लो। पास भी कर जाओगे, रिस्पेक्ट तभी मिलेगा जब तुम एकदम एक्टिव रहोगे, चुस्ती रहेगी, फुर्ती रहेगी, डिसीजन लोगे सही, और लोगों से अच्छा व्यवहार करोगे। व्यवहार में कहीं कमी नहीं करना है, ठीक है। काम करने में रूल को फॉलो करना है, इन सब बातों को दिमाग में रखना है,
ठीक है। टैक्सेशन एक्ट के बारे में भी मैसेज किया था, हम लोग कर भी रहे हैं, और इसको पढ़ने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक्ट रटने की जरूरत नहीं है, उस एक्ट में ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है ना, वो उसको समझना है। जैसे तो पढ़े तो सेक्शन वहाँ आएगा 1 2 3 4 ऐसे आएगा, ठीक है ना। इसलिए व्यवहारिक पहलू जो होंगे, व्यवहारिक पद से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बैठे हुए होंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नहीं भी हो सकते। जो उस डिपार्टमेंट के नहीं होंगे वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, और वो क्वेश्चन क्या होगा, उसका व्यवहारिक पहलू होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होगा उसका, उस पर दिमाग में रखना है, ठीक है। तो पहला तो करारोपण अधिनियम, चूंकि ईएसआई का काम बेसिकली क्या है, कर से रिलेटेड है, इसलिए इसी एक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, इस एक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, टैक्सेशन वाले पर, ठीक है ना। फिर जो रूल है 1992 का, उस पर ही दोनों पे करना है। तो ये 1994 में लागू हुआ था, और पहला ही उसका जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में कहता है इसका विस्तार कहाँ तक, तो लिखता है संक्षिप्त, विस्तार, प्रभाव, 3 चीज पहला सेक्शन है, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ तक होगा, पूरे बिहार तक होगा, भारत तक में नहीं, पूरे बिहार राज्य तक होगा। और दूसरा, ये प्रवृत्त कब हुआ, मतलब इन्फोर्स कब हुआ, इन्फोर्स उसी दिन से हुआ जिस दिन ये बनाया गया, मतलब अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रभावी होगी, इफेक्टिव होगा उसी डेट से, ठीक है। और दूसरा में है परिभाषा, जो तुमको व्हाट्सएप पे दिया हुआ है। सेकेंड में है परिभाषा, मतलब डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी कहाँ है, ये है एक्ट सेकेंड में, ठीक है। अब उसमें कुछ क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन जैसे कि जैसे पहला है, करारोपण प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन हो गया, आंसर स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि तुम करारोपण अधिकारी हो, है ना। करारोपण प्राधिकारी की जो नियुक्ति होती है, इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए, इस अधिनियम को लागू करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन कर को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आपके पास अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपना अलग होगा, जैसे बीपीएसएससी एक बना दिया गया, फिर परिवहन विभाग वहाँ पर है, अपॉइंटमेंट होगा, वहाँ पर जाके डीटीओ के यहाँ ज्वाइन करने जाओगे, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है, राज्य सरकार है। इस नियमावली के तहत दिए गए अधिकारों को और कर्तव्यों को पालन करने के लिए, अनुपालन के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये सेक्शन 3 है, इसको लिखो तो सेक्शन 3 ब्रैकेट में सेक्शन 3 हम दिए हैं, क्वेश्चन सर बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बना के हम लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ लिखे हैं व्यवहारिक पक्ष, ठीक है ना। अदरवाइज लिख देंगे सेक्शन वाइज, हो जाएगा सैद्धांतिक पक्ष, वह चीज तुमको भारी लगने लगेगा, हो जाएगी किताबी भाषा पे, ठीक है ना, बुकिश हो जाएगा, तुमको भारी लगेगा, अब तुमको आसान लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन है जो हमें पहले वो लगता है क्वेश्चन पूछे हुए थे, या क्वेश्चन लगता है दिया गया भी था, किस प्रकार के वाहनों पर कर नहीं लगाया जाता है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेना है, किस प्रकार के वाहनों पर कर से छूट प्रदान की जाती है, किस प्रकार का छूट होगा, इसकी स्पीड 25 से निकल वाला वाहन, सरकारी सरकारी विभाग के जितने वाहनों में उन पर समझना है चीज को, तुम लोग बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब मेडिकल वाला बता, एम्बुलेंस है, अब एम्बुलेंस को टैक्स पे छूट क्यों मिलेगा भाई, क्यों मिलना चाहिए उसको छूट, इमरजेंसी सुविधा के लिए नहीं, एम्बुलेंस वाला क्या फ्री में मरीज को ले जा रहा है, नहीं ले जा रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। एम्बुलेंस इज ए कमर्शियल व्हीकल, एम्बुलेंस क्या है, कमर्शियल व्हीकल, उस पर तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, ठीक है। पर्सनल व्हीकल के तुलना में क्या होगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा उसको परमिट भी लेना पड़ेगा चलाने के लिए, ठीक है ना, और बाकी उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, चेकिंग होगा उसका। एम्बुलेंस का क्या क्या तुमको परमिट है, जैसे रोड टैक्स देना है, टॉल पे नहीं लगता, क्या टॉल पे नहीं लगता, टॉल पे नहीं, टॉल अलग चीज़ हो गया ना, तुम टॉल से जुड़े हो ना, टॉल पे फ्री रहता है, इसलिए टॉल फ्री रहता है, फास्ट उसको ले जाना है, ठीक है ना।
50 रुपया 100 रुपया के चलते रुकेगा तो 2 मिनट कितने की जान चले जाएगी, इसलिए वो है। लेकिन वाहन को चलाने के लिए जो परमिट लेना है, वाहन कर देना है उसको, है ना, रोड टैक्स देना है, व्हीकल टैक्स देना है, सारे टैक्सेस उसको चुकाने होंगे, क्योंकि वो कमर्शियल यूज कर रहा है। और सरकारी गाड़ी जैसे बताया, सरकारी गाड़ी का चला रही सरकार चला रही है गाड़ी, तो किसी ऑफिसर को मिला हुआ है गाड़ी, सेना को वहाँ ठीक है ना? पे नहीं मिला। तो अगर सरकारी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी क्या कर रहा है, भाड़ा ले रहा है, ठीक है ना, या सरकार ने गाड़ी निकाला है, सरकार क्या करेगी, उसको टैक्स देना पड़ेगा, परिवहन विभाग को उसको टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर है, बस हो गया ना। हाँ, अगर सरकार ही उसको छूट देती है, सरकार चाहे तो किसी एम्बुलेंस पर टैक्स से छूट नहीं होगी, सरकारी वाहन भी है तो टैक्स से छूट नहीं होगी। कोई भी गाड़ी है, अब पुलिस डिपार्टमेंट में तुम्हारे पास गाड़ी है, थाना में, थाना में जब गाड़ी अब जिप्सी निकाला गया उसको रोड टैक्स लगेगा कि नहीं? ये है सेक्शन अगला 4, सेक्शन 4 में है, तो किसको छूट मिलेगा? फुल्ली एग्रीकल्चरल वर्क्स में जो व्हीकल्स लगी हुई है, लिख लेना है, जो वाहन पूरी तरह से केवल कृषि कार्य में लगी हुई है। केवल कृषि कार्य में, वैसे वाहनों पर कर नहीं लगेगा जो केवल कृषि कार्य में लगे हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। जैसे तुम खड़ा हो चेक पोस्ट पे, एक ट्रैक्टर जा, ध्यान देना इस चीज को, क्वेश्चन समझना है। जैसे हम लोग बात करें व्यवहारिक इंटरव्यू में चाहे क्वेश्चन आएगा, अगर सब आएगा भी ना, अगर क्वेश्चन आता है इससे मोटर व्हीकल एक्ट से आता है तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आप चेक पोस्ट पे खड़े हैं, एक ट्रैक्टर वाला आता है, उसके पीछे में हल लगा हुआ है, हल होता है ना उसका जुताई करने के लिए, हल लगा हुआ है, एक एम्बुलेंस आता है, एक ट्रैक्टर है जो डाला लगाया हुआ, उस पर भूसा लाद के जा रहा है, या उस पर खेत से अनाज का बोझा लाद के जा रहा है, या अनाज ही बोरा में पैक करके होता है खलिहान में आजकल बनता है, वो लेकर जा रहा है। आप उसमें से किस पे टैक्स इम्पोज करेंगे, किस पे नहीं करेंगे? अब ऐसा क्वेश्चन दिया ना, जैसे हम भी तुमको इंटरव्यू पूछ सकते हैं ऐसे, लेकिन जो क्लास होता है ना, क्लास एकदम ओरिजिनल होता है, ये ऑफलाइन क्लास खास कर, जिसको हल लगाएगा उसमें टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सब पे लग जाएगा, ठीक है ना। वहां पर हमने भी लिखवाया है कि जो केवल कृषि कार्य में है उसको छूट है। केवल कृषि कार्य में कौन है? वही ट्रैक्टर, ध्यान देना है, वो ट्रैक्टर हल वाल लेके जा गया, तुम कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन उधर से जब आया तो माल लोड करके आ रहा है, वही ड्राइवर, वही गाड़ी, पीछे डाला लोड है, तुम तो उसको पकड़ोगे, बोले भाई तुम देखो परमिशन लिया है कि नहीं लिया है, टैक्स चुकाया है कि नहीं चुकाया है, तो इतना तुमको चुकाना पड़ेगा, क्लियर है। फुल्ली कृषि कार्य कर रहा है, कमर्शियल हुआ लेकिन फुल्ली कृषि कार्य कर रहा है ना, वो कृषि कमर्शियल है, वो एक किस में लगा हुआ फुल्ली, वो कृषि कार्य में लगा, वो माल ढो नहीं रहा है, परिवहन नहीं कर रहा है। तुम किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो? परिवहन, वो परिवहन नहीं कर रहा है, तो हार्वेस्टिंग कर रहा है, क्लियर है। और हमारे देश में कृषि पर आयकर एक राज्य में लगता है, कहाँ है? जहाँ खेती नहीं होती होगी उसमें लगेगा, गोवा, ना पढ़े भी हो तुम लोग, तो वनडे के खिलाड़ी हो तुम लोग, तो पढ़े ही होंगे, है ना। पर टोल टैक्स किसको किसको छूट मिला है पूरे इंडिया में? लिस्ट बना हुआ रहता है, जो वीआईपी लोग हैं, जैसे महामहिम राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, जजेज हैं, ठीक है ना, पुलिस का वाहन है, एम्बुलेंस है, सेना का वाहन है, ठीक है ना, दूतावास का वाहन है, इस सबको छूट मिलता है। सर जैसे मान के चलिए ऑन ड्यूटी नहीं है कोई, अपना पर्सनल है, तो उस पर छूट किस बेसिस पे मिलता है? जैसे कौन, नाम तो बताओ। जैसे मान के चलिए कोई एयरफोर्स का ऑफिसर है, उसको मिलता है कि नहीं मिलता है? डिफेंस का कोई भी जो छूट उसी को मिलेगा, छूट इसी को मिलेगा जो कि छूट जिस पर्पस से दिया गया पर्पस में काम करे। पुलिस का वाहन का मतलब क्या? पुलिस का वाहन मतलब पुलिस क्या कर रही है? पेट्रोलिंग में जा रही है ना, अब कभी इधर जाएगी उधर जाएगी, उसको तुम क्या लोगे। लेकिन कोई पुलिस के गाड़ी में सिनेमा देखने जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ठीक है ना, पूरा फैमिली उसका, तो वो पुलिस का काम नहीं कर रहा है। अलग बात है कि उस गाड़ी को देख करके लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन उसको देना पड़ेगा, नियमतः उसको
देना है। कई बार टोल टैक्स पे से झगड़े हो जाते हैं। तो सुनो, हर एक टोल प्लाजा पर दोनों साइड में देखोगे एक स्पेशल लेन रहता है उसका, जिसपे एग्जेम्प्टेड व्हीकल्स जाती है, जैसे कि रिक्शा है, टमटम है, बैलगाड़ी है, कृषि वाहन में ट्रैक्टर जो रहेगा डाला वाला वो रहेगा, है ना। फिर जो एम्बुलेंस है, टू व्हीलर्स भी है, और जिसको छूट मिलना है वो वहाँ से जाएगा ना। वहाँ मशीन लगा के रखता है, अगर कोई गाड़ी से निकल जाए उसको रोक करके पैसा लेता है। तो अलग बात है किसी को छूट दे दिया, छूट सबको नहीं है। क्लियर है? तो प्राइवेट एम्बुलेंस को भी मतलब छूट रहता है टोल प्लाजा? हाँ, एम्बुलेंस तो सबको छूट रहता है। एम्बुलेंस एक अलग प्रकार की सेवा है, ठीक है, वो प्राइवेट सरकारी से मतलब नहीं है, ठीक है। फिर एम्बुलेंस सेवा लिखा ही रहता है, क्या। तो अगर कोई व्हीकल्स जो कृषि कार्य में उपयोग हो रहा है और वह माल ढोने के लिए इस्तेमाल किया किसी भी दिन, तुम क्या करोगे उसको टैक्स ले लो। रोकोगे, रोक करके चार्ज करोगे, उस पर परमिशन है कि नहीं देखोगे तो फाइन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में कर उद्ग्रहण, कर को जमा करना, मतलब अधिनियम के लागू होने के बाद से क्या होगा, जो मोटर वाहन का स्वामी होगा जो भी टैक्स उसको देना है वो टैक्स चुकाएगा। कर उद्ग्रहण सेक्शन 5 में कितने समय के लिए करेगा, तो खासकर जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उस पे करों का भुगतान गाड़ी के निबंधन के समय ही संपूर्ण जीवन काल के लिए एक मुश्त होता है। वन टाइम फॉर होल लाइफ, वन टाइम फॉर होल लाइफ। होल लाइफ का मीनिंग क्या होता है? 15 साल है ना, ये समझना है होल लाइफ का मीनिंग। क्योंकि इसमें क्या है, 2019 में इसी अधिनियम में संशोधन किया गया। पिछले लिखवाए किसी दिन 2019 में बिहार मोटरयान परिवहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया और एक मुश्त कर संपूर्ण जीवन के लिए की जगह पर क्या हो गया है, एक मुश्त कर 15 वर्षों के लिए, ठीक है। और व्हाट्सएप पे भेजा भी गया था, वो उसका PDF भेजा भी गया था। तुम लोग उसको स्टार लगा दिया करो, स्टार बाकी को डिलीट कर दिया करो, क्लियर चैट, ठीक है ना। और पढ़ने वाला चीज रहता है उसमें स्टार लगा करके रखो, बाकी को डिलीट कर। करते हैं कि नहीं करता है, नहीं करता है तो दिन भर हाँ, उसको जैसे हम लोग वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं विद्यार्थी है। वार्निंग भी है सर 15 साल बाद फिर से लगाओ। हाँ, फिर उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। 2019 में बिहार मोटरयान परिवहन करारोपण अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया, ठीक है ना। और उसमें संशोधन करके क्या कर दिया गया है, संपूर्ण जीवन की जगह पर क्या लाया, 15 साल कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। ये सेक्शन कितना है, 7 है, तो सेक्शन भी लिखते जाना है, इस सेक्शन में है। अगला है अंतरीय कर का भुगतान, नहीं डिफरेंशियल टैक्स, ठीक है। डिफरेंशियल टैक्स मतलब डिफरेंस लेना है तुमको। आधा ज़्यादा तो एक्ट सब समझ ही जाएगा, तो बाकी ट्रेनिंग होगा। जैसे समझना है, फिर व्यवहारिक पक्ष पे आ रहे हैं हम लोग। जैसे कोई गाड़ी जा रही है, कोई गाड़ी निबंधन करवाया गया किसी और फॉर्म में और यूज किया जा रहा है इस दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो निबंधन कराया गया, सपोज करो एक ऑटो वाला ने निबंधन करवाया 3 सीटर ऑटो, बाद में क्या करता है उसको 6 सीटर कर देता है, पीछे से फाड़ करके एक सीट लगा देता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास आ रहा है वो, क्योंकि उसको परमिट मिला है 3 सीटर के लिए, चेंज करवाया है 6 सीटर के लिए, ठीक है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या हो गया, उस व्हीकल के स्वरूप में परिवर्तन हो गया, नेचर परिवर्तित हो गया। कोई व्यक्ति एक ट्रैक्टर निकाला, ट्रैक्टर का डाला है 1.5 फीट का, वो क्या करता है ऊपर से यहाँ पर जोड़ वेल्डिंग करवा करके चारों तरफ से वो कर लेता है 2 फीट का, 2.5 फीट का, ठीक है। वो भी क्या कर लिया, स्वरूप में परिवर्तन कर दिया। स्वरूप में परिवर्तन, अब ज़्यादा माल उस पर लोड होगा तो ज़्यादा टैक्स हम लेंगे कि नहीं लेंगे। उसने क्या किया है, स्वरूप में परिवर्तन कर लिया, ठीक है, नेचर को चेंज कर लिया। अगर स्वरूप में परिवर्तन किया तो उस स्वरूप में जो टैक्स लगना है वो टैक्स मुझसे लेंगे, न कि जो चुकाया है। अब सपोज करो कि उसने वन टाइम टैक्स चुकाया है 10,000, 11,000 जो भी होगा, 5,000, 7,000,
और जब उसका नेचर चेंज किया है उसको होना चाहिए 15,000। तो कितना लोगे? डिफरेंशियल लेना है, पूरा नहीं ले लोगे। जो उसने 11,000 जमा कर दिया पहले, अब 15,000 हमको लेना है, तो हम कितना लेंगे? 4,000 लेंगे, ठीक है ना। वो हो गया उपयोग में परिवर्तन। अभी हम बात कर रहे थे स्वरूप में परिवर्तन, मतलब ये जो हमें बात कर रहे हैं अंतरीय कर, डिफरेंशियल टैक्स, ठीक है। अंतरीय कर में दो बातें आएगी, एक उसका उपयोग में परिवर्तन, ठीक है, दूसरा है स्वरूप में परिवर्तन। जब तुमने गाड़ी खरीदी, तुमने तो स्कॉर्पियो खरीद लिए और वो था व्हाइट वाला प्लेट, मतलब पर्सनल निजी वाहन, और तुम्हारे पास गाड़ी और है पहले से, या आपके पास में दूसरा गाड़ी ले लिए, तुम बोला ये गाड़ी तो चलना ही है, स्कॉर्पियो नहीं चलना है भाई, इसको क्या करो? कॉमर्शियल करो। क्या करो? कॉमर्शियल कर दो। तो तुम कहाँ जाओगे? डीटीओ ऑफिस में जाओगे, वहाँ जाकर के पीला वाला बोर्ड अब तुमको लेना पड़ेगा, है ना। बेस पीला और ब्लैक से दिखाएगा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? कॉमर्शियल। उपयोग में परिवर्तन हो गया, उपयोगिता चेंज हो गई। पहले था पर्सनल, अब क्या कर दिया तुम उसको? कॉमर्शियल कर दिए। तब कॉमर्शियल का जो टैक्स रहेगा वो देना पड़ेगा ना डीटीओ ऑफिस में, क्लियर है। तो पहले तो तुम जमा किए थे 2,000 3,000 पर्सनल वाले में, इसमें लगना है 9,000 10,000 तो भी लगना है। कितना है रेट हम लोग जानकारी नहीं है, जानकारी करते हैं। तो जो तुम्हारा डिफरेंशियल रेट होगा वो देना पड़ेगा। अब बाकी जो इसके लिए सर्टिफिकेट होता है, पेपर्स होते हैं, फिटनेस पेपर वगैरह सब अलग से बनाना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो पेमेंट ऑफ डिफरेंशियल टैक्सेज, अंतरीय कर का भुगतान का मतलब होता है यदि वाहन के उपयोग या स्वरूप में परिवर्तन हुआ हो, तो परिवर्तित स्वरूप या परिवर्तित उपयोग पर लगने वाले टैक्स, है ना, के अनुसार यह देखना हो पहले कितना टैक्स चुकाया गया और कितना चुकाना है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंशियल टैक्स हमको वसूल करना है। तो सरकार का तुम लोग की बहाली इसलिए नहीं हो रही है खाली जाना है टाइम पास करना है, बहाली हो रही है वहाँ पे इसलिए सरकार के खजाना में पैसा आना है। लोग चोरी कर रहा है, ईमानदारी से पैसा टैक्स जमा नहीं कर रहा है, और यूज तो कर ही रहा है ना। सरकार की सड़कें हैं, पुल है ना, हर चीज़ है। सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, कहीं से लाती है, यहाँ ला करके वो बेचती है, बेचवाती है डिफरेंट एजेंसी से, है ना। सरकार कितना काम करती है, और वो लोग क्या कर रहा है उसका मिसयूज कर रहा है। तो सरकार का अपना आदमी होना चाहिए, विश्वसनीय आदमी होना चाहिए, भरोसेमंद आदमी होना चाहिए, उसको पकड़ेगा, देखेगा और टैक्स जमा करके सरकार का जन्म डालेगा। तो इसीलिए सरकार को ऐसा आदमी चाहिए, लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आदमी विश्वसनीय है। क्या करते हैं, बोले DPSSC को दे दिया, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट कमीशन को दे दिया, भैया आप जरा विश्वसनीय आदमी चुनिए। तो क्या करता है? पीटी लेता है, इतना आदमी विश्वसनीय है, कितना आदमी समझदार। तुम लोगों से कितना आदमी विश्वसनीय था पीटी वाले? 4500 में थोड़ा भरोसा कि हाँ ही लग रहा है, थोड़ा ठीक ठाक। अब फिर थोड़ा और देखना, और विश्वासी से ज़्यादा और होना चाहिए। फिर क्या किया? 1400 कुछ, है ना। 1493 विद्यार्थी जो है ज़्यादा विश्वसनीय है। अब 100% विश्वसनीय कौन है? 212 जो होगा ऑफिसर, वो इस विभाग के लिए विश्वसनीय होगा कि इन लोग को वहाँ खड़ा करेंगे, ये लोग बढ़िया से खजाना में पैसा जमा करेगा, ठीक है ना। ये समझना, देखो ये बहुत बड़ी बात है। तुम इसको मजाक में लोगे तो मजाक लगेगा, अगर तुम सीरियसली लोगे तो लगेगा नहीं, सरकार तुम्हारे पर भरोसा करती है, ठीक है ना। वहाँ हम खड़ा होंगे और ऐसा काम करना है। तो हम लोग को बहुत सारे लोग इस तरह से हैं जो काम तो उनकी जानकारी नहीं रहेगी, पहला चीज़, तब नहीं सुनेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग जब पढ़ोगे ये सब मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह याद नहीं रहेगा ना, तुम्हारे नीचे जो सिपाही सब रहेगा तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा। तुम अभी जा रहे हो, लोग पहले से काम कर रहे हैं, बहुत ही जानता रहेगा, तुमको देखा कि कैसे काम कर रहे हैं लोग, है ना। इससे रेगुलर चाहता होता है ये समझ जाएगा, समझ गया चाहता होता है नहीं, तुम्हारा इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारे सामने करके बोल देगा गाड़ी वाले, अरे ये क्या बोलेंगे, रुकिए ना हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। कमजोर रहोगे, कमजोरी दो तरह का होता है, एक कमजोरी होता है जानकारी का अभाव, और दूसरा होता है गलत कार्यों में लिप्त होना। तुम हर समय घूस लेना, पैसा लेना, है ना, हर चीज़ में इंटरेस्ट खोजोगे, हर काम ही में इंटरेस्ट, तुम्हारा
अपना आदमी भी तुमको इज्जत नहीं करेगा, उनके पैसा तुम लोग तो भी लेगा, तुम गलत करोगे तो भी करेगा, साथ में तुम्हारा शेयर लेगा वो, एक गाली भी देगा वो, ठीक है, समझना है। जब तुम स्ट्रिक्ट रहोगे तब भी गाली देगा, लेकिन तुमसे डरेगा। गाली दोनों से सुनना ही है पीछे में, कि हमको पड़का के रख देता है। हाँ बोलेगा कि तो कैसा आदमी आ गया, अपने खाता ना वो खाने देता है, समझ रहा ना, अपने खाता ना वो खाने देता, गाली देगा लेकिन डरेगा, सामने बात नहीं करे, जो तुम कहोगे वो करेगा, क्योंकि उसकी जमीन जो है ना, फिर वो 80 से कहीं बैठेगा घर में, बोलेगा नहीं बहुत ईमानदार है, बहुत रिस्पेक्ट देगा अंदर से वो, एक ऐसा करके उसका जब कुछ जरूरत पड़ेगा तो वो मिल जाएगा। ईमानदार आदमी की कद्र है, जान लो, ठीक है ना, ईमानदार आदमी की कद्र है, इज्जत है। और अलग बात है कि आज के ज़माने में हर कोई चाहता है पैसा, पैसा क्या करना है, पैसे का क्या करना है, कितना का तुम कपड़ा पहनोगे, कितना घर बनाओगे, कितने घर में रहोगे, ठीक है ना, एक घर, दो घर, 10-20 घर पर बना करके कोई दिल्ली में घर ले लेता है ना, गोरखपुर में ले लेता है, हरिद्वार में ले लेता है, गोवा में घर आजकल लेने लगा है, रहता है बिहार में, ठीक है ना, गांव में भी घर है, क्या करेगा वो, पता चला वहाँ पर कब्जा कर लिया, वहाँ कब्जा कर लिया, रेंटल लगाया, खाली ही नहीं कर रहा है, केस चल रहा है ना, केस चल रहा है वहाँ पर, कहाँ जा रहे हैं वो बकाया है, वहाँ कोर्ट में बहुत व्यस्त हैं अभी, वहाँ प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है उसका, ये हेडक है। हम लोग के लोग बोलता है, देखो उठानी नफरा वाला बराबर मैसेज आएगा, यहाँ मिलने में आया लोग कि दिल्ली में ले लीजिए, मेरा भाई दिल्ली में कस्टमर है ना, वो लोग भी बोलता है हम क्या करेंगे दिल्ली में लेकर, कि मेरा एक दोस्त बोल रहा है कि दिल्ली में घर नहीं लिए, ले लीजिए, बच्चे से पढ़ेगा वहाँ। मैंने बहुत लोग वहाँ घर बनाया हुआ किराए पर रहने का, ठीक है ना, उससे चलते क्या करें हम, और दिमाग खराब करें, 1 करोड़ जमा करें पहले, 1 करोड़ से कम मतलब दिल्ली में घर होना नहीं है, अभी अच्छी जगह पर नहीं होना है, ठीक है, तो बात चला कि भाई इधर यूपी में ले लिए, है ना, दिल्ली बोल रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं कहाँ, उत्तर प्रदेश में जाने के, अगर किसी को पढ़ने भी जाना पड़ेगा तो वहाँ से पता चला कि उसको 2-3 घंटा पढ़ने जाने लग रहा है, उससे अच्छा है कि वहीं क्यों नहीं हॉस्टल में रह लेगा, फिर उसको क्या क्यों करना है, वो बच्चा जब भी पढ़ लिख के बड़ा होगा तो पता नहीं कहाँ रहेगा, साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा, और दिल्ली में घर ले लिया, उस घर में रहते रहते वो भी जाएगा, वो भी नहीं रहेगा उसमें, अपने रहना ही नहीं, और उसके लिए तुम चोरी करोगे, गलत करोगे, है ना, गलत के होता है ना, गलत का जो अति होता है उसको पार करोगे, ऐसा करने वाला व्यक्ति ही अति पार करता है, मतलब लक्ष्मण रेखा को पार करता है, लक्ष्मण रेखा एक है, बस इतना ठीक है तक ना? देना है। तो उसको समझना है, हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ पैसा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तुम लोग को इस बातें बीच में बताने का पर्पस मेरा ये नहीं है कि ये मजाक है या हम गप कर रहे हैं, तुम लोग सभी लोग अभी यंग हो, ठीक है, और तुम लोग अभी नौकरी में जा रहे, बहुत सारा अरमान तुम्हारा होगा, ठीक है, ये करेंगे सर बोले तो गोवा में हम भी बनाएंगे, ठीक है, ये दिमाग में रखना है, हमको ये सब काम नहीं करना है, फटाफट नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे अभी ऑटो वाला बताया ना, ऑटो वाला बताया हमने, फिर एक हमने बताया कि कोई बोलेरो खरीदा था, बोलेरो को सब बॉडी उसका हटवा दिया, आगे का पार्ट रहने दिया, है ना, हटा कर पीछे क्या किया, वो कैरियर वाहन बना दिया, तो कैरियर वाहन बनाते चेंज हो गया ना, अब वो कमर्शियल हो गया, पहले क्या था वो प्राइवेट था, अब कमर्शियल यूज कर रहा है, और उसका स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया और उपयोग में परिवर्तन हो गया, दोनों परिवर्तन हो गया। स्वरूप का मतलब क्या हो गया, कमर्शियल भी हो गया, और वो पहले वाहन को चढ़ने के लिए और अपने आने के लिए था, उसको सवारी ढोएगा, माल ढोएगा उसका, ठीक है ना, बोरा ढोएगा। नहीं वो कमर्शियल की बात करें जिसमें आप बोलते हैं कि यार ऊंचा करके जमीन बनाया, कई बार तुमको ऐसा मिलेगा ट्रैक्टर में, ट्रक में, है ना, तो क्या रहेगा, उससे बनाया रहेगा, जैसे कि जो एक ठेला वाला गाड़ी रहता है, इंजन वाला, उसको बोलते हैं जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी को रोड पे चलने का परमिशन नहीं है, ठीक है ना, उस पर कई बार अभियान भी चलाया गया, लेकिन हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ पर प्रशासन भी से काम करती है, वो गाड़ी चल ही रही है, अब कितना बार घटनाएं घटित होती हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, फिर वो गाड़ी चल ही रही है, तो व्यवहारिक पक्ष हो गया। हाँ, तो उस गाड़ी को अगर नहीं चलना है तो नहीं चलना चाहिए ना, समझ में सब चीज, उस गाड़ी को नहीं चलना चाहिए, इसलिए नहीं चलना चाहिए, एक तो वो इलीगल तो है ही, परमिशन उसका नहीं है, दूसरा बहुत ही खतरनाक है, उसके चलते बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो जान माल की सुरक्षा करेंगे ना, अगर तुम नहीं चलने दोगे तो जान माल की सुरक्षा कर रहे हो,
ठीक है, दूसरा काम कर लेगा वो। लेकिन यहाँ क्या होता है कि लोग अपना चल रहा है, चला रहा है। सर जैसे आप बताए कि 6 चक्का को 8 चक्का बाद में वो बना दिया, और फिर सर तो ESI का ही काम होगा ना कि जाके उसको मतलब देखेगा कि कितना का परमिशन उसको मिला था 6 चक्का का, तो 8 चक्का कर लेगा, तो फिर वो टैक्स किसको देगा? टेक्निकल पक्ष जो होता है गाड़ी का, चलने योग्य है या नहीं, वो MBI का। MBI का। हाँ, लेकिन जब हमारे पास वो आएगा, ध्यान देना बात को, अगर हमारे पास आएगा, हम चेक पोस्ट पे खड़े हैं ESI, तो हम देखेंगे उसका परमिशन हो सकता है उसके पास 6 चक्का वाला ही परमिशन हो, तो 8 चक्का लेके आ रहा है, तो चलने योग्य है कि नहीं है रोड पर, वो देखेगा MBI। उससे तुमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको देखना है कि परमिशन 6 चक्का का था, 8 चक्का वाला गाड़ी तुम लेके क्यों आए, ठीक है ना? तो उसके अनुसार चालान होगा, फाइन होगा, और उस पर FIR होगा अगर वो परमिशन नहीं लिया है, या जो वाहन की पॉलिसी है उसे चलने लायक अगर वो नहीं है, रूल का उल्लंघन किया है, गाड़ी सीज हो जाएगा, जब्त हो जाएगा और वो रोड पर नहीं चलेगा। वो काम MBI का है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का काम है तकनीकी पहलुओं को देखना। जब गाड़ी निबंधित होती है, रोड पर आती है नई गाड़ियाँ, MBI ही वहाँ पर क्या करता है, प्रमाण पत्र देता है। तुम्हारा काम है टैक्स वसूल करना, ठीक है? तो तुम टैक्स वाला एस्पेक्ट को तुम देखोगे, और गाड़ी का टेक्निकल एस्पेक्ट कौन देखेगा? MBI देखेगा। और रोड पे दाएं चलना है कि बाएं चलना है, रुकना है कि चलना है, ग्रीन सिग्नल के रास्ते से वो ट्रैफिक पुलिस करेगी वो काम, ठीक है? इसलिए बहुत सारा विंग बटा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत बिजी, व्यस्त और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे विंग हैं इसके, सबका काम अलग अलग है, सर, अपने वो काम को फाइन- समझना है। फाइन तो ESI लगाएगा। हाँ, फाइन ESI लगाएगा, ठीक है? समझ में आया क्या लिखे थे? अंतरीय कर का भुगतान। जो हायर वैल्यू रहेगा वही लेंगे हम लोग, हायर पर चेंज किया है तो हायर वैल्यू लेंगे हम, क्लियर है ना? अगला है कर का भुगतान कहाँ किया जाएगा। देखो अभी पूछी थी क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन है तो ये? कर का भुगतान कहाँ किया जाएगा? तो नए निबंधित वाहनों की स्थिति में, जो न्यू रजिस्टर्ड व्हीकल्स की स्थिति में कर का भुगतान वैसे करारोपण प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा जहां वाहन निबंधित हुआ है, ठीक है? जिसके क्षेत्र में निबंधन स्थान पड़ता हो। वैसे करारोपण पदाधिकारी को किया जाएगा, करारोपण पदाधिकारी के समक्ष किया जाएगा जिसके क्षेत्रांतर्गत निबंधन का स्थान पड़ता हो। समझ में आ रहा है? ये देखो समझने के इसको देखो, जैसे देखो ये है गंगा नदी, ऐसे गंगा रिवर शुरू सभी समझ रहे हो, गंगा रिवर, और ये है ऐसे गांधी सेतु, ये गांधी सेतु पुल बना हुआ है ना? बस समझ रहा है ना? फिर क्या होता है, यहाँ पर भी चेक पोस्ट जैसे बनाया हुआ है, ये चेक पोस्ट है, यहाँ भी चेक पोस्ट ऐसे है। तुम खड़े हो, करारोपण पदाधिकारी यहाँ पर है, यहाँ पर चेक पोस्ट है, या DTO जैसे है, जो भी हो सकता है ना? तो यहाँ पर अगर हम खड़े हैं, यहाँ पर टैक्स लेना है, अगर गाड़ी यहाँ है, नए निबंधित वाहनों पर टैक्स वैसे करारोपण पदाधिकारी के समझ किया जाएगा जिसके क्षेत्रांतर्गत निबंधन किया गया। ये तो कहाँ जाएगा? पटना DTO में आएगा ये, ठीक है ना? तो पटना में रजिस्टर्ड हुआ, तो अगर ये यहाँ पर टैक्स देना है तो पटना वाला क्षेत्र में है तो यहाँ से टैक्स लिया जाएगा। ये देखिए, अगर यहाँ जो खड़ा है तो क्या होगा? वैशाली वाले, ये वैशाली वाले को टैक्स देगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? लेकिन हो सकता है कि जो गाड़ी वैशाली में रजिस्टर्ड हुआ, वो कहता है कि नहीं भाई हम पटना में आके गाड़ी चलाएंगे, यहीं चलाएंगे, तो टैक्स कहाँ जमा करेगा? पटना में है ना व्यवहारिक क्वेश्चन? पटना में तो वैशाली और पटना दोनों एक ही है, तो ज़्यादा इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। और जैसे कहते हैं पूर्णिया में कोई जैसे है, नवादा में है, गया में है, चंपारण में है, और चंपारण से वो आया कहता नहीं हम पटना में बिजनेस करना है, ये रहना है, या गाड़ी को पटना में चलवाना है, स्टेशन चलवाना है, तो टैक्स का भुगतान कहाँ करेगा? पटना। यहाँ रहेगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं? चलो आगे क्वेश्चन आएगा ऐसा। नेक्स्ट, तो कर का भुगतान कहाँ किया जाएगा? जहाँ उसका निबंधन करारोपण अधिकारी। तो ये हो गया तुम्हारा, वही किया जाएगा। दूसरा, अगर ये वाहन का स्वामी
किसी कारण से उसका पता में परिवर्तन हुआ, स्थान में परिवर्तन हो गया, तो ट्रांसफर हो गया किसी का, या बिजनेस ही चेंज कर लिया है। सेंटर यहाँ था, शोरूम यहाँ पर किसी चीज़ का बिजनेस कर रहा था, अब यहाँ ले आया, अब यहीं से वो माल सप्लाई करेगा, तो टैक्स का भुगतान कैसे करेगा? तुमसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो तुमको दिमाग लगाना है। हमेशा अपने आप को ESI मान के आंसर देना, हमेशा अपने आप को सरकार मान के आंसर दोगे। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब समझते हो? गवर्नमेंट का मतलब होता है माई बाप जैसा होता है, सरकार माई बाप की तरह है, तो सोचोगे नहीं? क्लास में बताते भी तरह गवर्नमेंट का मतलब माई बाप। माई बाप क्या करता है? माई बाप हमेशा उस जुगाड़ में रहता है कि कैसे अधिक से अधिक संसाधन हम लाएं और अपने बच्चों को बेहतर परवरिश करें, बेहतर खाना पीना दें, बेहतर कपड़ा दें, अच्छा घर में रखें, अच्छा से पढ़ाई लिखाएं, तबीयत खराब हो तो अच्छे से दवाई करवाएं, है ना, कभी घुमाने ले जाएं, है ना। सरकार भी यही सब काम करते रहती है, और कोई काम नहीं है वहाँ। अच्छा से पढ़ोगे, जैसे तैयारी कर रहा होगा BPSC का भी, तो समझना है जब मेंस की राइटिंग होगी या इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू भी दे ही रहे हो तुम, तो वहाँ पर ये चीज़ तुमको समझ में आना चाहिए। सरकार क्या काम करती है बताओ? मोदी जी विदेश जाते हैं तो कौन काम करने जाते हैं? क्या लाते हैं वहाँ से? बोले तो वहाँ से लाते हैं क्या? वहाँ एग्रीमेंट करते हैं। कुछ चीज़ हमारे यहाँ कमी होती है तो उसको वहाँ से मंगवाते हैं, है ना। कुछ वहाँ कमी रहती है तो यहाँ ज़्यादा है तो उसको भेजते हैं तो वहाँ से हमको इनकम आ जाता है, विदेशी मुद्रा आ जाती है। हमको यहाँ गाड़ी चलाना है, बच्चे हम लोग हैं तो हम लोग को गाड़ी चलाना है भाई, तो मेरे गार्जियन वहाँ गए हुए हैं, तेल नहीं है, तेल मांगते हैं जाकर, तेल लेके आते हैं, पेट्रोल डीजल ये करते हैं ना। कहीं देखते हैं कि भाई बच्चे को दिक्कत है, खतरा है, तो चीन से पाकिस्तान से समझौता करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अब बॉर्डर पे सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, ये करते हैं ना, क्या कुछ करते हैं। अगर वो फिर देखते हैं कि भाई यहाँ कृषि का उपज ठीक से नहीं हुआ है, चलो भाई जो गोदाम है, गोदाम में जितना भी अनाज सब निकालो, बाहर में सप्लाई करो, ये करते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट अपना काम कर रही है, वो करते हैं। क्या सही है गलत? ये सब काम भी रहता है। बच्चा को मोटरसाइकिल चाहिए, ठीक है भाई, नया नया शोरूम खोलने में मदद करते हैं, लोगों को लोन दिलवाते हैं बैंक से, लो तुम लोग शोरूम खोलो, बच्चा से गाड़ी पे चढ़ेगा, कार का शोरूम खोलो, मोटरसाइकिल शोरूम खोलो, हाँ खोलोगे टैक्स देना पड़ेगा, तो लोग सरकार को टैक्स देगी, सरकार हम लोग को मोटरसाइकिल चलने के देगी, ठीक है। ये हम लोग को क्या है, सारे जो सिटीजन्स हैं वो समझ लो कि बच्चे की तरह है, और सरकार माँ बाप की तरह व्यवस्था करते रहती है। तुम अगर अपने आप को माँ बाप सोच लो, हम ही हैं वहाँ पर, तुमको इसका आंसर मिलने लगेगा, इसका आंसर अपने आप मिलने लगेगा कि टैक्स कहाँ चुकाना है, क्या करना है, एकदम इजीली सोचो। कभी मत सोचो कि तुम कोई बड़ा अफसर हो गए हो और भाई इसको तुम टॉर्चर करोगे। तो अफसर का मतलब इजीली काम करेगा ना, ऑफिसर का मतलब इजीली काम करते, क्योंकि माँ बाप सरकार है, तुम सरकार ही रहोगे ना, जहाँ तुम खड़े हो जाओगे वहाँ सरकार काम करेगी, सरकार का छोटा सा पार्ट होगा वो ESI नहीं है, कोई MBI नहीं है, कोई DMSP नहीं है, वो क्या है, सरकार है वहाँ पर। लेकिन वो अहम उसका नहीं होना चाहिए, सरकार है तो सेवा भाव होना करना पड़ेगा, क्लियर। अब बताओ टैक्स कहाँ चुकाएगा ये आदमी वैशाली या पूर्णिया में था, पूर्णिया से पता चेंज हो गया पटना, टैक्स कहाँ चुकाएगा? ठीक है, पटना में करेगा। सब लोग का आंसर सही है, बहुमत है तो देश तो सही चलता है, और बहुमत से देश जो चलता है देखते कितना खराब स्थिति रहता है, ठीक है। वो जहाँ चुकाना चाहे वहाँ चुका सकता है, नहीं आसान। माँ बाप क्या सोचता है, कहाँ पढ़े मम्मी, अरे जहाँ मन वहाँ पढ़ो ना, इस रूम में उस रूम में, अब इस रूम में चाहे उस रूम में पढ़ो, तो मम्मी तुम्हारे रूम में पढ़ते, ठीक है पढ़ो, जाके बैठ जाएगी बालकनी में, सही है गलत है? मम्मी बैठ जाएगी बालकनी में, तो उसके रूम में मम्मी के रूम में पढ़ो, सही गलत? जब हम सरकार की तरफ सोचेंगे तो हमसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, थियोरी ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। तुम जब इसको समझने लगोगे ना, तुम जो सोचोगे, तुम जो सोच लोगे ना वही काम सही होगा, ठीक है। करके देखो, लेकिन तब सोचने का लेवल होना चाहिए। माँ बाप की तरह सोचोगे तो घर हमेशा बढ़िया ही चलता है, ठीक है ना, बस हो रहा है ना, समझना। कभी माँ उल्टा सोच लेती है, जब बेटा की शादी हो गई, बहू आ गई, तो माँ की तरह नहीं सोचती है, फिर उसको लगता है एक लड़की है, ये मेरे बेटे को छीन लिए, है ना, तो उसको रेवलरी एकदम हो जाता है, गुस्सा होता है, हमेशा उसे वो दिक्कत रहेगा, तनाव, क्योंकि लगता है कि मेरे बेटा को छीन लिया, बेटा हमारे पास आता था, खाना हमसे मांगता था, बात हमसे करता था, ठीक है ना, मेरे गोदी में सोता था, उसकी गोदी में सो रहा है, ठीक है ना। मम्मी को इस बात में टेंशन होता है कि
हम उसका माथा सहलाते थे, वो सहला रही है। मेरा बेटा बिगड़ गया, छिन गया, पहले से नहीं बिगड़ा हुआ था, वो बिगड़ गया, ठीक है महिला ना? समुदाय सब ये तो माँ उस समय क्या होती है, माँ की तरह नहीं सोचती है। नहीं सर, बाहु अपनी माँ की तरह नहीं सोचती है। बहू पे भी गए कहाँ? बहू पर वहाँ पर अभी जाके बाकी है, चक्कर में अभी तब माँ वाले चक्कर में। अभी खत्म। ठीक है ना? हाँ समझ में। तो हम इसको सुविधा देंगे ना कि भाई ठीक है, तुमको जहाँ जमा करना वहीं जमा करो। यदि वह व्यक्ति वाहन स्वामी, व्यक्ति का मतलब नहीं बोलना, वाहन स्वामी, वाहन स्वामी, ऑनर ऑफ व्हीकल, ठीक है। यदि वो चाहता है कि पूर्ववर्ती जो पूर्व वाला ट्रांसफर पर अधिकारी है वहाँ टैक्स जमा करता रहे, तो वो अपना वहाँ करे। अब उसकी मर्जी, पूर्णिया जाना चाहे पटना जमा करने पर जाकर करो, या ऑनलाइन जमा करो, अभी ऑनलाइन हो गया है, वहीं जमा करो। सरकार को तो टैक्स चाहिए ना। हम लोग सरकार में काम कर रहे हैं, हम लोग थोड़े पटना और पूर्णिया में काम कर रहे हैं, हम लोग तो बिहार सरकार में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स यहाँ चुकाएगा, क्लियर है। यदि वो चाहता है कि यहाँ कर चुकाना है तो यहाँ चुका सकता है, लेकिन यहाँ कर हम ट्रांसफर हुआ है ना इसका, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफर हुआ है तो यहाँ कर तभी हम उससे लेंगे जब यहाँ से NOC उसको मिले, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्लियर है। जैसे अभी मान लें हम बात कर रहे हैं 2021-22 का हमको टैक्स लेना है, 21-22 का टैक्स इससे लेना है, ठीक है ना। और हम आया हमारे पास कि सर हमारा आया है सर, हम पटना में ट्रांसफर हुआ है मेरा, और हम सर टैक्स ले लीजिए इस साल का। हो सकता है यहाँ पर इसके पास बाकी हो 20-21 का बाकी हो, ठीक है ना, 19-20 का बाकी हो, 18-19 का बाकी हो सकता है ना ऐसा, कि नहीं हो सकता है। अगर तुम सही में सरकार के सोचते हो, अभी बोलते माता पिता की तरह तुम सोचते हो, तुमको तो इंतजाम करना पड़ेगा घर को चलाने के लिए। तो घर के चलाने का इंतजाम कैसा होगा? अब यहाँ जाके छोड़ दो तो पैसा कम आएगा, तुम देखोगे नहीं, पहले बताओ भाई तुम्हारा कितना पैसा बाकी है। नहीं सर वो बाकी नहीं है सर, झूठ भी बोल सकता है वो। तुम क्या करो, ठीक है जाइए आप वहाँ से पूर्णिया से NOC लेकर के। अब पूर्णिया में जाएगा, वहाँ का जो टैक्सेशन ऑफिसर होगा वो NOC तभी जारी करेगा जब वो देखेगा सारा टैक्स चुकाया हुआ है। तो अगर वो चुकाया हुआ नहीं है तो सारा टैक्स चुकाएगा और सरकार के खजाने में पैसा आ जाएगा, क्लियर है। और अगर चुकाया हुआ है तो उसको NOC मिल जाएगा, तो यहाँ आएगा हम यहाँ का टैक्स लेंगे, क्लियर है। इस सेक्शन में ऐसा नहीं है क्या टैक्स, अभी बोले थे माँ बाप है, पैसा का जुगाड़ करना है, सरकार को टैक्स की जुगाड़ करना है, क्योंकि टैक्स की बात हो रही इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं। तो क्या एक अधिकारी टैक्स लेने से इनकार भी कर सकता है, डिनाई भी कर सकता है टैक्स लेने से? टैक्स लीजिए मैडम, नहीं लेंगे, यस सर। टैक्स लेने से इनकार कर सकती है। जब तक NOC नहीं मिलेगा तब तक इनकार करेगी। राइट आंसर, समझना है। एक टैक्स ऑफिसर नॉर्मली तुम बोलोगे, अगर क्वेश्चन आ जाएगा इंटरव्यू में, सर ऐसे बोलना है इंटरव्यू में, सर सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति वाहन स्वामी कर चुकाने आता है, कर जमा करने आता है, सामान्य परिस्थितियों में टैक्स देने से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु यदि वो वाहन स्वामी के पास पिछला वित्तीय वर्ष का ड्यूज है, बकाया है, तो जब तक वो पूरा बकाया जमा नहीं करता तब तक एक पदाधिकारी को टैक्स नहीं जमा कराना चाहिए जब तक कि पहले वाला कर नहीं चुका है, क्लियर है। तो फिर तो गड़बड़ ना हो जाएगा, तो बाकी ही रह जाएगा उसका। दुकान में इसमें क्या था, हम लोग बात कर रहे थे कर का भुगतान कहाँ किया जाना है, तो जहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन अगर किसी के पते में परिवर्तन हुआ हो, कोई शिफ्ट किया हो, नए जगह पर अपना टैक्स चुकाना चाहता हो, तो ऐसी स्थिति में हम नए जगह पर टैक्स उससे लेंगे, बशर्ते कि वो NOC ला करके देगा। NOC का मतलब क्या हुआ समझ में आ रहा है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब नो ड्यूज, इसका मतलब वही है, नो ड्यूज। तुम लोग कॉलेज से NOC कभी लिए? सर लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कार्ड है। हाँ, नो ड्यूज क्या है वो? आपका ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से, कॉलेज आप छोड़ के दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी छोड़ दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो वहाँ से कहता है भाई जाइए अकाउंटेंट या जो भी रहता है वहाँ पर, उसे आप नो ड्यूज लिखवा के लाइए, तभी हम देंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखा होना ऐसा? SLC CLC जो मिलता है कॉलेज लिविंग, है ना, कहता है नोटिस करवा के लाइए, वही है ये वाला नो ड्यूज, ठीक है ना। कोई ड्यूज नहीं, जैसे बकाया रहेगा तो फिर ये नहीं होगा, NOC लेना पड़ेगा। समझ रहा है? याद रहेगा, ये सब लिख लिया बढ़िया से बढ़िया। 10 में है छूट, वार्षिक कर पर एक मुफ्त भुगतान पर, अग्रिम भुगतान पर छूट, टैक्स एग्जेम्पशन
on advance payment of annual taxes. Exemption on payment of advance payment of annual taxes. वार्षिक कर के अग्रिम भुगतान पर छूट। सेक्शन 10 में छूट कितना है? 10%। ऐसे याद रखना, 10% के समतुल्य छूट। ठीक है। 11 में टैक्स टोकन और प्राप्ति रसीद। टैक्स टोकन गाड़ी में लगता है, देखना गाड़ी में लगा रहता है कमर्शियल व्हीकल टैक्स टोकन, ठीक है। और प्राप्ति रसीद रिसीट, ठीक है, रिसीट। अगर तुमको कोई व्यक्ति टैक्स जमा किया, कराधान पदाधिकारी पर जो भी होगा, वहाँ पर टैक्स जमा किया, हमको क्या करना है? उसको टैक्स टोकन और रिसीट उसको देना है। ये है सेक्शन 11 में। टैक्स टोकन और रिसीट का प्रावधान कहाँ है? 11। याद नहीं करना है, याद बहुत ज़्यादा इसमें सेक्शन है भी नहीं, 32 सेक्शन है मात्र। क्या से याद नहीं कर रहा है, उतना याद की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो याद जितना हो जाता है ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो हम बता रहे हैं, बार बार व्यवहार को सही रखना, एटीट्यूड को सही रखना, सोच को सही रखना, पॉजिटिव। ये जो पेज एक दिया गया तुम लोग एक पेज मिला ना, 3-4 पेज का, तो पहला पेज जो है, पहला पेज को बार बार पढ़ोगे। फर्स्ट पेज जो उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, दैट इज द होल सिलेबस ऑफ इंटरव्यू। सब बनाया हुआ है मेरा, बढ़िया से बैठ के बनाया है कुछ बहुत चीज़ में जोड़ते हैं, जोड़ना भी है, लेकिन उतना सा काम चल जाएगा। मेरे लिए काम चल जाता है, मेरे लिए मतलब हम खुद कभी देख लेते हैं इतना तो जब जाके क्या बताना है, क्या बोलना है ना, वो समझ में आ जाता है। उससे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ किसी भी इंटरव्यू में उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान इसको बीच में देखते रहना है, उसको अपने आप को कंट्रोल रखना है, ठीक है। ये सारा चीज़ एक्ट वगैरह जो बता रहे हैं, केवल तुम्हारा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट भी रहना है ना। कॉन्फिडेंट बिना नॉलेज का नहीं हो सकता है, इसलिए तुमको बताया जा रहा है ये चीज़। अच्छा, ये सब जानते हैं और इसको पूछा भी जा सकता है ना, व्यवहारिक पहलू है, व्यवहारिक पक्ष है। अच्छा, जहाँ तुम जा रहे हो उसके बारे में सब पहले ही तो इस पेपर में लिखा हुआ है, इस पेपर में पहले ही लिखा हुआ है योर इंटरेस्ट, है ना। पहले लिखा योर इंटरेस्ट। आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग है का क्वेश्चन है वो। किसी को आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? अब DSP या PM है ना, SDM क्यों बनना चाहते हैं? ESI क्यों बनना चाहते हैं? वहाँ उसका आंसर क्या है? इंटरेस्ट, ठीक है ना। अगर कोई कहेगा देश की सेवा करने के लिए, तुम कहोगे कर वसूलने के लिए, सरकार चोरी कर लेता है, बस सब वसूल ही लेंगे, है ना। माँ बाप की तरह हम काम करेंगे, सरकार सोचेंगे अपने आप को, जितना बताया था सर सब बोल देना। बोलता है हम आपका चयन क्यों करें? ये सब सॉफ्टवेयर है, जितना बात बोला जा रहा है ना सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, जैसे तुमको ये सब बात बोलना नहीं है, लेकिन दिमाग में रखना है कि आई एम द गवर्नमेंट, बिहार सरकार हम लोग हैं, तो क्या है? बिहार सरकार है। इसको सोचना कैसे है सरकार की तरह, और एक तरह बिहार जनता भी बन जाना है, तो जनता की सरकार क्या काम करते समझ में आएगा, ठीक है। कभी दुविधा में नहीं रहना है, ठीक है। सरकार हम हैं या नहीं तो फिर जनता है, ठीक है। देखना तुम्हारा सब कुछ जो है निर्णय एकदम सही सही है। ये सब बातें मन में रखनी होती, बोलना नहीं होता। माई बाप हैं हम, माई बाप हैं हम, ठीक है ना। ये किसी को बोलने की जरूरत है क्या? बच्चा को थोड़े मम्मी बोल दे रहा तुम्हारी मम्मी हम हैं। वो तो बहुत प्यार से खाना बनाती है, प्यार से खिलाती है, जो आवश्यकताएं होती है पूरी करती है, वो बोलती थोड़ी ही है ना, मम्मी, है ना। उसी तरह से तुम लोग को सोचना है, ये सब सॉफ्टवेयर है। चलिए, तुम सेक्शन 10 की 11 की बात कर रहे थे, क्या था? जो टैक्स टोकन, अगर कोई वाहन स्वामी कर का भुगतान करता है, कराधान पदाधिकारी उसको टैक्स टोकन और प्राप्ति रिसीट उपलब्ध कराएगा, ठीक है। ये नहीं कि टैक्स नहीं रसीद नहीं दे, कोई नहीं लगा तो क्या करेंगे या क्या, सब बात नहीं करना है, सीधा हम देने को देंगे, ठीक है ना। टैक्स टोकन और प्राप्ति रसीद। 12 कर प्राप्ति से इनका जो थोड़े पहले बताया था, हाँ, कर प्राधिकार क्या पदाधिकारी कर प्राधिकार कर सकता है, तो बताना है कि सर सामान्य परिस्थिति में नहीं करे, ऐसे नहीं बोलना है। अच्छा नहीं लगता है ना, हाँ इससे किया जा सकता है, जब वो ये नहीं चुकाएगा तो लगा कि तुम एकदम बना बना आंसर बोल दिए, है ना, रटा रटाया बोल दिए, ठीक है। तुम इंटरव्यू की तरफ बोलोगे ना, क्या बोलोगे? बोलो तो
क्या यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो कर चुकाना चाहता है, क्या आप इनकार कर सकती हैं? सामान्य परिस्थिति में उसका इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसने अपने पिछले वित्तीय वर्ष का कोई बकाया है उसका, तो जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उसके लिए नए वर्ष का कर नहीं भी वसूला जा सकता। हाँ, नहीं वसूला जाना चाहिए बोलते हैं शब्दों का इस्तेमाल है ना। सामान्य परिस्थितियों में कोई व्यक्ति या कोई वाहन स्वामी कर भुगतान करने के आता है, उसे कर प्राप्ति से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। नहीं किया लग रहा है, पोलाइट लग रहा है, नहीं किया जाना चाहिए। परंतु यदि उस वाहन स्वामी के वाहन का पिछले वित्तीय वर्ष का कोई बकाया है, ड्यूज है ना, तो जब तक वह ड्यूज जमा नहीं कर देता तब तक वर्तमान वर्ष का है ना, वर्तमान वर्ष का कर नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। सर अगर किसी क्रॉस क्वेश्चन होता है कि इससे तो घाटा हो जाएगा कि वो देने आया था और नहीं दिए, टैक्स तो देने आया था इस वर्ष तो कम से कम दे रहा था, पिछला दिया नहीं दिया, नहीं तो बिना चुकाए चले पकड़ लेंगे उसको हम। अगर पावर क्यों नहीं समझते हो? माँ बाप का मतलब क्या है? कमजोर थोड़े है। उसके पास डाटा होगा। तो अगर हमको कर नहीं चुका रहा है, बकाया है, गाड़ी चलाया कैसे? फाइन करेंगे, आगे आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, आगे आएगा। अगर कोई व्यक्ति बिना टैक्स चुकाए गाड़ी चला रहा है या फिर परमिशन बिना गाड़ी चला रहा है, एक बार पकड़ाएगा तो दुगुना, और दोबारा पकड़ाएगा तो तिगुना, कर राशि का तिगुना। कहाँ पर थे हम लोग? हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा जवाब कैसे देना है, तो सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, कि जब तक वह बकाया कर का भुगतान नहीं कर देता है तब तक वर्तमान वर्ष का नहीं लेना, ठीक है ना। लेकिन हमको बात करना है पोलाइटली, ठीक है, पोलाइटली बात करना है, क्योंकि इंटरव्यू में जो भी हम बात कर रहे हैं हमारी क्वालिटी वो चेक कर रहा है, ठीक है ना। पकड़ ही सकते हैं उसको, पकड़ के फाइन लगता है, अभी आगे आएंगे कितना फाइन लगता है, पेनाल्टी पे आएंगे, पेनाल्टी के बारे में बात करेंगे तब उसको आएगा, ठीक है। उस दर से काम करे तो सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र है, गाड़ी भी सीज कर लेते हैं। हाँ, सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र है। सरकार अगर चाह ले तो कोई एक व्यक्ति इधर उधर नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सरकार को भी बात करते समय एकदम सावधानी बरतना है। और अभी से इसको तुम लोग सीख लो, अभी से सीख लो, ये काम आएगा, ठीक है ना, काम आएगा। बात करते समय कभी भी लूज टॉक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, और डिप्लोमेटिक अप्रोच रखना चाहिए, डिप्लोमेटिक अप्रोच, ठीक है, इस बात को समझना है। और जो अच्छे लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, वो डिप्लोमेटिक नहीं हो पाते हैं। तो डिप्लोमेटिक नहीं हो पाते हैं तो उनका ना तो घर बढ़िया चलता है ना बाहर, घर वाला भी खुश नहीं रहेगा जब डिप्लोमेटिक नहीं रहेगा। अच्छा बात बोलो, झूठ सच बोलो कुछ, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग तो ऐसे ही आदत हो गया ना सच बोलने का, तो तुमसे कभी हम झूठ नहीं बोल सकते हैं यहाँ खड़ा होकर के, लेकिन तो ऐसी बात हम नहीं कर सकते हैं जिससे तुम्हारा कहीं मॉरल डाउन हो, कहीं तुमको निगेटिव टेंशन में जाओ, है ना, या कोई ऐसे ही कुछ बोल दिए, कोई एक गलत लिखवा दिए, आज याद नहीं होगा तो कल बताएंगे, ठीक है ना। बचवा रहा ना, जिस टीचर को इसमें समझ बहुत मॉरल अप रखना पड़ता है। टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग जो है पैसा नहीं हो सकता है। आज सोच कीजिए कि एक व्यक्ति है ए ना, और इसने क्या किया, गाड़ी बेच दिया बी को गाड़ी उसने सोल्ड कर दिया, और यहाँ इसके पास क्या था, ड्यूज बाकी था, ड्यूज था इसके पास, मतलब गाड़ी पर वाहन कर बाकी था, ठीक है ना। और गाड़ी से क्या किया, इसको बेच दिया। अब तुम टैक्सेशन ऑफिसर हो, तो बताओ कि ये ड्यूज जो कर था वो किससे लोगे? करंट किससे लोगे? बी से। क्या वाहन का जो स्वामी है उससे लेंगे। सही बोल रहा है, वाहन के स्वामी से हम लेते हैं। वाहन का जो स्वामी हो या वाहन जिसके नियंत्रण में हो। अब ये जो बेच, ध्यान दो, समझना, ये जो बेच रहा है बी को, बी की ड्यूटी बनती है कि देखना कि ड्यूज है कि नहीं, है ना। जब गाड़ी पर ड्यूज है कि नहीं उसको देखना चाहिए था, जो नहीं देखा, अब नहीं देखा तो क्या होगा, टैक्स उसको देना पड़ेगा, बी को चुकाना पड़ेगा। उत्तराधिकारी पर बकाया कर का भुगतान का दायित्व, लायबिलिटीज टू पे ड्यू टैक्सेस ऑन सक्सेसर। उत्तराधिकारी पर बकाया कर के भुगतान का दायित्व
liabilities of payment of taxes, dues taxes, 13 में सही of successor। उत्तराधिकारी मतलब जो गाड़ी खरीदा उसके बाद बाहर के राज्यों में निबंधित परिवहन वाहनों का कर के भुगतान किए बिना इस राज्य में व्यवहार पर निषेध। बाहर के राज्यों में निबंधित वाहनों परिवहन वाहनों का कर के भुगतान किए बिना इस राज्य में व्यवहार पर निषेध। का कर के भुगतान किए बिना इस राज्य में व्यवहार पर निषेध। 14 में है। ठीक है, अब कोई गाड़ी जैसे मान लो कोई गाड़ी से यहाँ ए भी है, यहाँ पर है ना, इसको हटा देते हैं। A4 मान लो कि असम है, ठीक है ना, B4 हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, जो कि बिहार का है। अगर कोई गाड़ी असम में, झारखंड में, यूपी में, बंगाल में कहीं रजिस्टर्ड हुआ, ठीक है ना, उसने क्या किया, यहाँ के अकॉर्डिंगली टैक्स भुगतान कर दिया होगा, वहाँ किया होगा। और वो गाड़ी क्या हुआ है, यहाँ लाना चाहता है, चलाने के लिए यहाँ लाना चाहता है, बिहार में यही रहेगा, यही चलेगी गाड़ी, ठीक है ना। तो ये गाड़ी यहाँ पर तब तक नहीं चलाई जा सकती है या चलाने के लिए नहीं रखी जा सकती है जब तक कि बिहार मोटर वाहन अधिनियम, कारोबार अधिनियम 94 के अधीन जो टैक्स लगना है वो टैक्स नहीं चुका दिया। क्लियर है ना? ठीक है, हम लोग तो पढ़ रहे 94 का एक PSC अभी 2021 में आया है। जैसे जैसे समय बदलता है तो ध्यान रखना है, जो ध्यान रखना है, टाइम, ठीक है ना, सिचुएशन, प्लेसेस के अकॉर्डिंगली रूल रेगुलेशन बदल जाता है, ठीक है ना, या फिर पर्सनालिटी बदल जाता है। ठीक है, अभी समय है तुम्हारा पढ़ाई का समय है, तो तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे है, एकदम सीधा साधा बच्चे जैसा बैठा हुआ है, सब सीधा साधा है, डिसिप्लिन बॉय, सब डिसिप्लिन। जैसे यहाँ से निकलेगा बताइए, तो ये टाइम के सवाल है। प्लेस है, देखो प्लेस जगह है, क्लास है, क्लासरूम है, तुम्हारा व्यवहार अलग है। घर में जाओगे व्यवहार अलग हो जाएगा, दोस्तों में जाओगे व्यवहार अलग हो जाएगा, है ना, ये सब चीज़ है। ठीक है, इसी प्रकार से रूल्स रेगुलेशंस उनको कहते हैं देश काल के विधान। तो पढ़े ना कभी कभी, देश काल के विधान के अनुसार। देश और काल दो ही चीज़ है, देश वही है क्या, प्लेस, काल क्या है, टाइम। तो विधान जो होगा देश काल के विधान के अनुसार। तो अमेरिका में जाओगे तो अलग देश अलग विधान, वहाँ इंडिया में अलग। ठीक है, इंडिया में भी 1950 में अलग विधान था, 2021 में अलग विधान है। 94 में तो अलग विधान था, अभी क्या BH सीरीज आ रहा है, अभी BH सीरीज आ रहा है, पहले ये वाला था। क्लियर है ना? तो बोलते हैं काल के अनुसार विधान में परिवर्तन होता है। ये तुमको ये सब फार्मूला है, ये सब क्या है, फार्मूला है, सॉफ्टवेयर है। देश काल याद रखना, ये वाला फार्मूला याद रखना, ठीक है ना। अब हिस्ट्री वाले विद्यार्थी कितने हैं इसमें, हिस्ट्री